आज सॉल्यूशन का हमारा पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 लेकर के एक बार फिर से सॉल्यूशन में आए हैं। और आपने देखा हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट टाइम, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने वेपर प्रेशर क्लियर किया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपने देखा। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास एविलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कैसे एलिवेशन आता है। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। देखिए, क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप होता है जिस पर वह द्रव का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। हम उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। किसी द्रव का जो वेपर प्रेशर है वो जब अपने गर्म करने पर अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हम लेते हैं, उसके बराबर जब हो जाएगा बॉइल करते करते तो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आते हैं बेटा एविलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के लिए आपके लिए डायग्राम यहाँ पे बनाया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, विलायक है। उस विलायक के जो वेपराइज होता है यानी वोलेटाइल है, माना पानी, हम इसका उदाहरण ले ले अगर, तो आप देखते हैं अक्सर मैंने आपको समझाया है वेपर प्रेशर को हमने राउड के नियम से, एनडी से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और एक चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो सरफेस पे उपस्थित मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के, वो वेपराइज्ड होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वेपराइज्ड हो जाएंगे, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो और ज्यादा वेपराइज्ड होते हैं। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों उसके पास एक ही तरफ का अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है। जब सरफेस का मॉलिक्यूल अधिक मात्रा में वेपराइज्ड होगा तो क्या कहते हैं सॉल्वेंट का, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। जितने अधिक मॉलिक्यूल मौजूद होंगे वो सब सरफेस से क्या होंगे? वेपराइज्ड हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन जब, हाँ, आपको पता है कि जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसमें हमारा जो विलय होता है ये नॉन वॉलेटाइल होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? नॉन वॉलेटाइल विलय के बारे में। तो होता क्या है कि यदि हम इसी पे कोई नॉन वॉलेटाइल यानी अवाष्पशील विलय को घोल दें तो होता क्या है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल पहले थे सॉल्वेंट के, उनकी बीच की जगह को ये अविलय जो हमने अवाष्पशील जो विलय घोला है वो उसकी जगह ले लेता है। अब जब वो सरफेस पे उपस्थित मॉलिक्यूल की जगह सॉल्यूट ले लेगा तो वेपराइज्ड होने वाले कणों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। सीधी सी बात है। जब कम हो गई तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो लिक्विड फेज, ये नीचे लिक्विड फेज है, तो ये सॉल्यूट हमने डाला तो वेपर प्रेशर में क्या आ गई? कमी आ गई, डिक्रीज हो गया। अब देखिए, वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब हमको क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो किसी भी विलायक में यदि हम अविलय अवाष्पशील विलय यानी सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उस अवाष्पशील सॉल्यूट को मिलाने के कारण विलायक का वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक में, यानी उससे क्या हुआ? टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ा। तो वो जो जितना टेम्परेचर हम उसको फिर से उस स्टेज तक लाने के लिए बढ़ाएंगे, एटीएम तक पहुंचाने के लिए बढ़ाएंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हो गया? ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, यही एलिवेशन क्या है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ, देखिए आप, ग्राफ में क्या है कि ये वाली जो लाइन है हमने इसको वेपर प्रेशर ले लिया, ये जो हमारी पड़ी हुई लाइन है इसको हमने टेम्परेचर ले लिया। क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर ले लिया। और ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं इसको मैंने एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया, 1 atm है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। क्लियर? अब क्या है कि कोई भी, पहले हम सॉल्वेंट के लिए लेंगे, ये सॉल्वेंट की लाइन है, ऊपर वाली लाइन। देखिए सॉल्वेंट यानी कोई विलायक 0 डिग्री टेम्परेचर स्टार्ट लिया, लेकिन 0 डिग्री पे कोई वेपराइजेशन नहीं होगा, किसी भी सॉलिड का बहुत कम होता है। तो आप देखिए, अब यहां पर माना 25 डिग्री समझ लीजिए कि 25 डिग्री टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होना शुरू हुआ और हमने जैसे जैसे गर्म किया तो ये ले लिया मैंने इस पॉइंट पे, माना सॉल्वेंट ने वेपराइज होना शुरू किया। और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो एटीएम वाली लाइन को कट कर देगा। जहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ताप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करेगा, वो वहीं पर क्या है? वो उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। पढ़ा ना हमने? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब दोनों बराबर हो जाएंगे जिस लाइन पे, वो जगह उसकी क्या कहलाएगी? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ये है सॉल्वेंट का हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम डॉटेड लाइन में डाउनवर्ड्स ले आएंगे। जब हम इसको लाए तो यहां पर जो टेम्परेचर मिला हमको, क्या मिला? क्योंकि हाँ आप जानते हैं कि विलायक का वाष्प दाब क्या होता है?
P0 होता है यानी शुद्ध होता है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, T0 ले लिया टेम्परेचर। अब चूंकि हमने सॉल्यूट मिलाया, सॉलिड मिला है तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो डाउनवर्ड्स हो गई ना भाई, विलायक में जब हमने सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया, तो हमने इस लाइन डाउनवर्ड्स होगी, प्रेशर में कमी आई। अब इसको जब हमने बढ़ाया तो ये लाइन एटीएम वाली लाइन को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां पे काटेगी। क्लियर बेटा? और जब हमने इसे डाउनवर्ड्स किया तो ये देखिए टेम्परेचर क्या आया हमारा T, यानी सॉल्यूशन को अब वेपोराइज करने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। देखिए टेम्परेचर तो बढ़ती हुई लाइन इस साइड को है, अधिक ताप, ये B हो गया। तो सॉल्वेंट का ग्राफ हमारा ऊपर A और सॉल्यूशन का ग्राफ हमारा नीचे क्या है, B है। तो इस प्रकार से अब इन दोनों टेम्परेचर के बीच का जो ये डिफरेंस हमारा आता है, ये हमारा जो कहलाता है डेल्टा TB कहलाता है, डेल्टा TB, यानी यही क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ये दोनों टेम्परेचर के जो डिफरेंस आया वेपर प्रेशर के चेंज होने से, कितना टेम्परेचर का अंतर है, उसे हम डेल्टा TB यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए बेटा एक चीज देखिए आप कि हमेशा वक्र ए जो है हमारा, कर्व ए जो है वो सॉल्वेंट का है और कर्व बी क्या है, सॉल्यूशन का है। और आप ध्यान रखिएगा कि हर वक्त वेपर प्रेशर की कंडीशन में जो ए वाला हमारा ग्राफ की लाइन है, ए ग्राफ की लाइन, कर्व जो है, वक्र जो है, वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर होता है। क्यों होता है इसके बारे में आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा ये वक्र क्या होता है, ऊपर होता है, किसके, सॉल्यूशन के ऊपर होगा। अब देखिए बेटा डेल्टा TB कैसे हुआ हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमको मिला TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TB क्या हो गया हमारा, देखिए बेटा तो किससे माइनस करेंगे हम, इजिकल टू T माइनस T0, क्लियर हो गया, T माइनस T0 हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही प्राप्त हुआ हमारा TB। अब देखिए हम जानते हैं कि जो वाष्पदाब में अवनमन यानी कमी आती है, ये वाष्पदाब में कमी आ रही है ना, तो वेपर प्रेशर में जो अवनमन होता है, वेपर प्रेशर में जो कमी है यानी अवनमन जो है, अवनमन वी ऑल नो इट वेरी वेल, ऑलरेडी रीड इट आउट, वो होता है हमारा P0 माइनस P, P0 माइनस P। तो हम डेल्टा TB को, देन वी कैन राइट डेल्टा TB एट हियर P0 माइनस P, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। जितनी वाष्पदाब में कमी हुई उतना ही टेम्परेचर में क्या हुआ, एलिवेशन हुआ, इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में जो कमी हुई। हम जानते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि P0 माइनस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, कि हमारा जो वेपर प्रेशर में जो अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के। तो वी कैन राइट इट हियर, हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। डेल्टा TB क्या हो गया, डायरेक्ट, यानी डेल्टा TB की भी जो वैल्यू डिपेंड करी वो किस पे डिपेंड करी है, मोलों पे। किस पे डिपेंड करी है, मोल्स पे, ठीक है। जैसे X हमारा अवनमन डिपेंड किया, वैसे ही हमने क्या कर दिया, मोल। और इसीलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब किसी की भी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब डिपेंड करती है किस पे, विलय की क्वांटिटी पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसलिए हमने यहाँ पे TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X किया। इसका मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए बेटा, क्योंकि मोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने वेपर प्रेशर में पढ़ा कि वेपर प्रेशर अगर आप गया कम हुआ तो इट मींस मोल्स, मोल मतलब जो मोलों की संख्या, जितना हम विलय की मात्रा को बढ़ाएंगे उतना ही हमको अधिक मात्रा में वेपर प्रेशर मिलेंगे, यानी मोल्स बढ़ेगा। अब यहां पर हम मोल्स को रिलेट किससे कर रहे हैं, यहां पे हम डेल्टा TB इक्वल टू ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ी है। कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमारी एक टर्म्स स्मॉल m है, उसको हम मोलैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्यों ली, क्योंकि विलय हमारा अवाष्पशील है, ठीक है, और विलायक में हमने उसको लिया है, तो क्या नाम कहते हैं, क्योंकि इस पर टेम्परेचर निर्भर नहीं करता, मोलैलिटी ताप पे निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। और यहाँ तो सारा खेल किस चीज का है, टेम्परेचर का। अगर कोई टर्म्स हम ऐसी लेते हैं जो टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है, तो फिर तो
ये कंडीशन, एलिवेशन वाली कंडीशन हमारी प्रॉपर नहीं आ पाएगी। इसलिए जैसे मोल हमने लिए थे कि मोल भी उस पर डिपेंड नहीं करती है, किसपे, टेम्परेचर पे। तो मोलिलिटी भी ताप पे निर्भर नहीं करती है, इसलिए क्योंकि ये टेम्परेचर ही है, सब कुछ टेम्परेचर का ही एलिवेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी। तो इसलिए डेल्टा टीबी को किसके बराबर मान लिया, मोलिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलिलिटी हो जाएगा। अब आप जानते हैं बेटा कि जब हम मोल्स की बात करते हैं तो मोलिलिटी क्या होती है, डेल्टा टीबी इक्वल टू मोलिलिटी अयान डेल्टा टीबी। प्रोपोर्शनल जो साइन है उसको हम अगर हटाएंगे तो हम उसको के भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अगर हम समानुपाती प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वो निकलता है के बी। ये जो के बी है आपके पास, यहाँ पे क्या है आपका, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम, ये आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट इज के बी, के बी एट हियर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए बेटा, हम मोललता पे आते हैं। यू नो मोलिलिटी हमने क्या ज्ञात की थी, नंबर्स ऑफ मोल यानी वेट ऑफ मोल्स अपॉन 1 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलिलिटी एकमात्र ऐसा हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स था जिसमें वो बिलियन पे नहीं, विलायक पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती थी, विलायक पे। तो हमने लिया था एन किसके लिए थे हम, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg सॉल्वेंट पे, मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिया था हमने, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब मोलिलिटी की वैल्यू अगर हम लिखें तो एन अपॉन क्या आया था हमारा, कैपिटल डब्ल्यू। क्या आया था बेटा हमारा, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ग्राम में, विलायक का भार किसमें था, ग्राम में। अब एन की वैल्यू क्या आई हमारी, मोलिलिटी इक्वल टू एन कैसे निकलता है, एन विलेय है तो विलेय का द्रव्यमान W1 अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अपॉन जो ये W है विलायक वाला, इसे हम W2 लिख देंगे। मोलिलिटी N अपॉन W होती है, याद करिए कंसंट्रेशन टर्म में। मोलिलिटी N की वैल्यू क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, और अपॉन ये विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए इस वैल्यू को अगर हम और क्लियर करें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, M इक्वल टू W1 इंटू W1 अपॉन हो जाएगा हमारी W2 M1 हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसी को वहां पुट कर दें, कहां पुट कर दें इसको, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम में, तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम पुट करें, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी और एम की जगह क्या लिखते हैं हम, W1 अपॉन इंटू करके W1 अपॉन W2 इंटू M1। ठीक है, ये मोलिलिटी की वैल्यू हमारी आ गई। और अगर इसको हमने किलोग्राम में ज्ञात करना है, अगर द्रव्यमान 1 kg मान ले हम, तो कितना हो जाए, यहां क्या कर लेंगे हम, 1000 मल्टीपल बाय 1000। टीबी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, किलोग्राम में यदि हम ज्ञात करेंगे तो टीबी इक्वल टू आ गया केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू M1। आप सभी जानते हैं कि ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए हम मल्टीपल बाई 1000 कर देते हैं। ये आई देखिए बेटा, मोलिलिटी की वैल्यू रखने के बाद कि हमारे पास जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आया केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू M1 आ गया। अब देखिए यहां से आपको विलेय का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है, विलेय। माना अगर हमें विलेय का अणुभार निकालना हो तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, M1 यहां से अगर बाहर आ जाएगा हमारा तो M1 इक्वल टू हमारी केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू डेल्टा टीबी हो जाएगा। देखिए बेटा, यदि हमें यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या निकालना है, सॉल्यूट का, स्मॉल सॉल्यूट का, विलेय का, देखिए विलेय का भार निकालना अगर हमें, तो केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू M1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी W2 इंटू डेल्टा टीबी नीचे चले जाएगा। इसके अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं, किसी विलेय का अणुभार। एक बार फिर से मैं आपको नजर मरवा रहा हूं। देखिए ये एलिवेशन देखा हमने, डेल्टा टीबी, हमने डेल्टा टीबी इक्वल टू T0 माइनस T, देखिए लास्ट वाले से पहले वाले को घटाएंगे, ठीक है, ज्यादा से कम को।
वेपर प्रेशर का हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस P पहले से ही पता है। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने क्या मान लिया, P जितना वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी उतना ही क्या होगा हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। राउट्स लॉ से हम जानते हैं कि डेल्टा P0 माइनस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा x है, ये राउट्स लॉ से हमें पता है। अब हमने टीबी को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कर दिया। x यानी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके विलय पे निर्भर करती है, विलय की क्वांटिटी पे निर्भर करती है, नहीं कि उसके नेचर पे। तो यहाँ पे टीबी भी रिलेट कर रहा है। टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, हमने मोलिलिटी इसलिए ली क्योंकि मोलिलिटी टेम्परेचर पे ताप पे निर्भर नहीं करती है, और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की यहाँ पे कंडीशन है, इसलिए इसमें हम मोलिलिटी ले लेते हैं। मोलिलिटी यहाँ से प्रोफेशनल साइन हटाया तो केबी हो गया, ये केबी हमारे पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। अब मोलिलिटी की वैल्यू आपको पता है N/W होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया W2 हो गया। अब मोलिलिटी की इस वैल्यू को हमने इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू W1, और क्योंकि हमने ये ग्राम में थी हमने किलोग्राम में निकाली इंटू 1000, W2 इक्वल टू M1 होगी। यहां से अगर हम विलय का अणु बाहर निकालेंगे तो M1 को बाहर करेंगे, केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू डेल्टा टीबी। ध्यान रखिए इस पे आपके पास एक न्यूमेरिकल भी आता है, और ये है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वाष्प दाब में जितनी कमी हुई उतना ही एलिवेशन ऑफ। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में क्या कमी आती है, फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे कमी आती है। देखिए बेटा पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट जब बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। किसी ब्लैक का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का जब सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी फ्रीजिंग आप जानते हैं सॉलिड स्टेट बनना है वेपर से, तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाए। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कहलाए तो उसके लिए ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आइए, ये सॉलिड है हमारा, सॉलिड वैसे सॉलिड पे वेपर होती नहीं है, लेकिन थोड़ी मात्रा में सॉलिड्स में वेपर होती है। वेपर जैसे जैसे सॉलिड डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स आएगा तो देखिए सॉलिड में क्या हुआ, ये सॉलिड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, सॉलिड स्टेट का। अब होता क्या है कि लिक्विड नॉर्मल कंडीशन में हमको पता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा अधिक होता है। वो आपने पिछले वाले में समझ लिया कि किस प्रकार से होता है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं। हमने यहाँ पे सॉल्वेंट का ग्राफ प्लॉट किया। जब हम सॉल्वेंट का ग्राफ प्लॉट करते हुए आए तो एक पॉइंट हमको ऐसा मिला जहां पर इसने सॉलिड स्टेट को कट कर दिया। किसको कर दिया, वहां पे हम क्या कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक लाइन को क्रॉस करा रहे थे। यहां पे क्या कराएंगे, सॉलिड स्टेट। जब तक सॉलिड स्टेट के बराबर नहीं हो जाएगा किसी सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन का स्थिति, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बनेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब बनेगा, जब सॉलिड स्टेट के बराबर। तो सॉलिड स्टेट को सॉल्वेंट ने यहां पे काटा। देखिए अब चूंकि सॉल्वेंट का प्योर वाष्प दाब ज्यादा है, प्योर होता है। अब सॉल्यूशन का देखिए, सॉल्यूशन में जब हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया यानी डाउनवर्ड्स हुआ, इतनी कमी आई। डाउनवर्ड्स जब हमने इस ग्राफ को आगे बढ़ाया तो इसने यहां पे काटा सॉलिड को, सॉलिड स्टेट को कहां पे काटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट। हमने जब इन पॉइंटों को जब डॉट लाइन से नीचे बढ़ाया टेम्परेचर साइड पे, तो ये प्योर का सॉल्वेंट का है इसलिए T0, P0 का T0, और ये सॉल्यूशन का है तो इसलिए T। ये वाज द P0 सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का। देख रहे हैं आप, तो कमी आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, और ये दोनों के टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से कम हो रहा है। देखिए ज्यादा से आपका क्या आ रहा है, डाउनवर्ड्स का हमारा, तो TF T0 माइनस डेल्टा TF क्या हो जाएगा हमारा, T0 माइनस T हो जाएगा। देखिए डेल्टा TF यानी डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट T0 माइनस TF। अगेन वेपर प्रेशर में कितना अवनमन कमी हुई, P0 माइनस P। वी कैन राइट हियर डेल्टा TF, डेल्टा TF is directly proportional to P0 minus P. From Raoult's law we know it very well. Raoult's law depend on the numbers of moles. देखिए directly proportional to mole, then TF is equal to directly proportional to mole fraction, यानी moles। तो मोल हो गया तो कॉग्निटिव प्रॉपर्टी। अगेन किससे रिलेट कर रहे हैं हम कि ये कॉग्निटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो डेल्टा TF is directly proportional to x. दिस इज आल्सो ए कॉग्निटिव प्रॉपर्टी। विलय के प्रकृति पे नहीं, विलय की मात्रा पे निर्भर कर रही है। अब अगेन आप जानते हैं कि टेम्परेचर वेरिंग कंडीशन है। आप जानते हैं कि ऐसी हम कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे जिसपे टेम्परेचर
पे इंडिपेंडेंट हो, तो हमने मोलिलिटी ले ली। क्या ले ली? फिर से मोलिलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। अब यहां से फिर से लिखेंगे हम डेल्टा टी एफ, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो के एफ और स्मॉल एम। वहां पे हमारे पास के भी आ रहा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहां पे हम पे मोलल अवनवन स्थिरांक यानी डिप्रेशन कांस्टेंट है हमारे पास, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ क्या हो गया हमारे पास? के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बेटा, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आइए बेटा अगेन मोलिलिटी, वी नो इट वेरी वेल, मोलिलिटी इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, विलय के मोलू की संख्या बटे विलय का भार किलोग्राम में, विलय का भार किलोग्राम में, सॉल्वेंट वेट। एन को क्या लिख लेंगे हम? एम इज इक्वल टू वही विलय का भार कैसे निकालते हैं हम? विलय का भार बटे विलय का अणुभार अपॉन विलायक का भार W2। पुट कर दीजिए, ये इसको ऊपर लिख सकते हैं हम मोलिलिटी को। अगेन वी कैन राइट इट हियर W1 अपॉन W2 M1। पुट कर दीजिए वैल्यू को यहां, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू W1 अपॉन W2 M1। और क्योंकि अगर हम इसे किलोग्राम में नापेंगे तो ये 1000 हो जाएंगे, किलोग्राम में नहीं। ये आ गई आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। यहां से हम M1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी विलय का अणुभार ज्ञात करना होगा अगर हमें, तो फिर से हमारे क्या हो जाएगा? के एफ इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू डेल्टा टी एफ। यहां से हम किसी भी विलय का अणुभार, सॉल्यूट का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं और इस पे आपके पास न्यूमेरिकल आता है। देखिए बेटा क्या डिफरेंस देखा आपने इसमें? कुछ डिफरेंस नहीं है, केवल ग्राफ का डिफरेंस है। और एक चीज जो टीबी और टीएफ को आपको इस डेरिवेशन को करने में मदद करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन पे आपने ध्यान रखना। वहां पे टीबी इक्वल टू हम लिख रहे थे टी माइनस टी जीरो, यहां पे हमारा उल्टा हो गया टी जीरो माइनस टी, टी जीरो माइनस टी। क्लियर? तो फ्रीजिंग पॉइंट्स में हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स में केवल हमने यही ध्यान रखना है, वहां पे टीबी इक्वल टू टी माइनस टी जीरो, यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी जीरो माइनस टी। बाकी देखिए सारी चीज वही है, मोलिलिटी के टर्म्स वही है, केबी की जगह के एफ हो जाएगा, केबी की जगह के एफ हो जाएगा। डेल्टा टी एफ और के एफ आपको देखना है और इस प्रकार से मोलिलिटी की वैल्यू पुट करके आप देखिए डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, और न्यूमेरिकल आता है हमारे पास। आप इसको कंसंट्रेट करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, वेरी इजीली आप इस डेरिवेशन को प्राप्त कर लेंगे। और ये फॉर्मूले दो जो आपको लास्ट में मिले हैं, डेल्टा टी एफ और M1, और वहां पे डेल्टा टीबी और M1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास एग्जाम में आता है। अच्छे से इसे देखिए, मैं न्यूमेरिकल से आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट टर्म में आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।